हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 3 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की वीडियो देखेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डीआरडीओ ने अभी लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। नाम है इसका पिनाका LRGR। ठीक है, लॉन्ग रेंज की गाइडेड रॉकेट है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करने वाला है। 23वां संस्करण होगा इस बार। झारखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा बनाई गई हैं। भारत 15 से 20 फरवरी तक एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। ये मेजबानी नई दिल्ली में की जाएगी। और दोहा में फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप, इसको 2 भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक इसमें जीता है, अर्जुन एरिगैसी और कोनोरू हम्पी ने। वहीं मैग्नस कार्लसन ने इसमें गोल्ड जीता है। एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है राकेश अग्रवाल को, और एनआईए में ही वर्तमान ये विशेष निदेशक थे। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं दीप्ति शर्मा। इंडियन वुमेन्स टीम की ये गेंदबाज हैं। मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड या कहें माका अवार्ड पाने वाले पहले चित्रकार बन गए हैं चाइना के झांग डामो। आरबीआई ने अभी आरएमएन फाइनेंशियल सर्विसेज को, जो कि एनबीएफसी है, इसको एनबीएफसी के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी गई है। ये टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एमजेटी ऐप से डाउनलोड कर लिया कीजिए। फ्री क्विज, फ्री पीडीएफ, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ दे दी जाती है, टेलीग्राम चैनल से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देखिए, 8वां वेतन आयोग, इस पर मैंने आपको कम से कम 4 वीडियो दी हुई है 8वां वेतन आयोग पर। अब 8वां वेतन आयोग है क्या, कैसे काम करेगा, सब कुछ मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, तो आप देखिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसी में मैंने आपको अच्छे से फिटमेंट फैक्टर वगैरह समझाया हुआ है। 8वां वेतन आयोग अभी 2026 में 1 जनवरी से लागू हो गया है। 1 जनवरी से लागू होने के बाद, ये 2026 से लागू होने के बाद अब सबको सैलरी बढ़कर मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको अच्छे से उस वीडियोज़ में समझाया हुआ है कि अभी वेतन आयोग का गठन हुआ है। अब ये आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा लगभग 2 साल में। 2 साल में जब रिपोर्ट सौंपेगा उसके बाद सैलरी बढ़कर मिलेगी, है ना। तो सैलरी बढ़ तो रही है, लेकिन कागजों में बढ़ रही है, अकाउंट में नहीं आएगी अभी। ठीक है, ये बात समझ के रखना। बाद में एक साथ एरियर जुड़ करके मिलेगा। तो अब 8वां वेतन आयोग, ये तो केंद्र ने लॉन्च कर दिया, लागू कर दिया 1 जनवरी से। लेकिन अब इसके बाद राज्यों की बारी है। मतलब जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको कितना बढ़ाना है उसके लिए। तो होता क्या है, जो केंद्र सरकार जितना फिटमेंट फैक्टर रखती है ना, मतलब जिस फैक्टर से बढ़ाना है, उस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, वो भी आयोग गठित करता है। और उसके बाद फिर देखता है कि जैसे कोई कोई राज्य गठित करते हैं, तो उसके बाद देखा जाता है कि भाई कैसे अब आगे अपने कर्मचारियों को पैसा बढ़ा करके देना है, कितना बढ़ाना है। तो ऐसे में 8वां राज्य वेतन आयोग पहला गठित किया असम ने। अभी बाकी किसी राज्य ने गठित नहीं किया है, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि 1 जनवरी 2026 से केंद्र का लागू हुआ है, और अभी राज्य में ही 3 जनवरी को ही शुरू हो गया असम में। इससे वहाँ के लाखों वेतन कर्मियों और पेंशन कर्मियों को फायदा मिलेगा। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है, और मैंने आपको उन वीडियोज़ में अच्छे से समझाया है कि कैसे कैसे डीए, एचआरए सब मिल करके कैसे सैलरी किसी की बनती है। अगर आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप लिखकर सर्च कीजिएगा 8वां वेतन आयोग एमजेटी एजुकेशन, आपको वीडियो मिल जाएगी। खैर, ये लिस्ट रही कब कब कौन कौन से सेंट्रल पे कमीशन यानी सीपीसी आए हैं, या कहें वेतन आयोग आए हुए हैं, कब कब गठित किए गए हैं। तो देखिए, पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। 1947 में ही ये लागू हो गया था, जब भारत आज़ाद हुआ था। सेकंड वेतन आयोग 1957 में, फिर 1970, फिर 1983, 94, 2006, 2014। ठीक है, 2016 में 7वां वाला लागू हुआ था, तो 2014 में आयोग गठित किया गया था। आप अगर ध्यान से देखोगे तो लगभग 2 साल लग जाते हैं आयोग गठित होने के बाद उसको, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में कि कितना फिटमेंट फैक्टर से बढ़ाना है। तो अब आप सोचो इस बार सरकार ने खेल क्या किया। सरकार ने बस झांसा देते हुए इसको, मतलब खींचा खूब, चुनाव का झांसा देते हुए 2024, 25, 26 करते करते आए। 2025 में फरवरी में इसकी घोषणा करी कि हम गठित करने जा रहे हैं, और गठित होते 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 तो पता चला जाकर के सितंबर अक्टूबर महीने में जाकर आयोग का गठन हुआ।
उसके बाद अब आयोग का गठन हुआ है। कह तो रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से आकर के हम लॉन्च करेंगे, मतलब इसको लागू करेंगे, लेकिन आयोग ये रिपोर्ट सौंपेगा 2027 के लगभग में एंड में। तो जब 2027 के एंड में रिपोर्ट सौंपेगा तो फिर वही 2026 से अप्लाई मान करके उसका एरियर मिलेगा। ये आपको समझ में तभी आएगी अच्छे से डिटेल में जब आप वो वाली वीडियो देखोगे। मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, देखे होंगे वो वाली, ठीक है, जो मैंने आपको इससे पहले बना करके दी थी वेतन आयोग पर। चलिए असम आया है, असम के बारे में समझते हैं। खैर असम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ देखो ये मेघालय भी ले लिया है, ये मेघालय को छोड़ दो तो असम जो है ये इतना पार्ट जो है ये असम का पड़ता है। राजधानी इसकी दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। हाफलोंग, चंदोबी, दिघाली पुखरी, शिवसागर, तमरंगा, डिगबोई, दिपोर, सोनबिल, देहिंग लेक ये प्रमुख झीलें हैं। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा और देहिंग पटकाई। ठीक है। असम का बिहू नृत्य बहुत फेमस है। 3 प्रकार के यहाँ पर बिहू नृत्य होते हैं। भोरताल बहुत फेमस है, खम्बालिम, इसके अलावा सात्रिया, सात्रिया भी बहुत ज़्यादा फेमस है इसका, ठीक है ना, पूछा जाता है। 35 जिले हैं, 126 विधानसभा में सीटें हैं, 14 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला, पारंपरिक डाक सेवा को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? जो भी डाक सर्विस थी जो पारंपरिक रूप से अभी तक चली आती रही थी ट्रेडिशनल, वो अब बंद हो जाएगा। कहाँ पर? ये डेनमार्क में। ठीक है। डेनमार्क ऐसा देश बन गया है दुनिया का पहला जिसने डाक सेवा को पूरी पूरी तरीके से बंद कर दिया। लगभग 400 सालों से चल रही है डाक सेवा, और डाक सेवा ने आपने देखा अभूतपूर्व योगदान दिया। एक टाइम पर पूरा का पूरा बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ी चिट्ठियाँ सब डाक सेवा के थ्रू एक दूसरे से शेयर होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, संचार का माध्यम था। आज संचार का माध्यम बिल्कुल चेंज हो गया है, कम्युनिकेशन का माध्यम। आज ईमेल, ई बुक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब डेनमार्क ने ऑफिशियल ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब हम पारंपरिक डाक सेवा बंद करने जा रहे हैं। इंडिया में अभी भी डाक सेवा बहुत ज़्यादा प्रचलित है और अच्छे से यूज हो रही है। तो डेनमार्क 401 साल की चिट्ठी वितरण परंपरा को अब समाप्त कर रहा है, जो वहाँ पर 1624 से चली आ रही थी। डेनमार्क एक यूरोपियन देश है, एक छोटा सा देश है, काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। यहाँ पर लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। डेनमार्क के ऊपर ही आपको नॉर्वे, स्वीडन ये सब देखने को मिल जाएगा। उत्तरी यूरोप में ये पड़ता है। कोपनहेगन इसकी राजधानी होती है। ओके। इसके पड़ोस में जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे है, और भारत आपको मैप में यहाँ पर दिख रहा है। शासन प्रणाली की बात करें तो ये भी राजशाही शासन यहाँ पर भी चलता है, लेकिन प्रधानमंत्री भी होते हैं। फोक्टिंग यहाँ के करंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आप डेनमार्क को मैप में इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर। एक और ज़रूरी बात, न्यू ईयर सेल अभी लाइव है। न्यू ईयर सेल जो है ये 5 जनवरी तक चलेगी, और 5 जनवरी तक आप न्यू ईयर कूपन कोड यूज करके हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स पर 70% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर। ऐसी बहुत सी ई बुक हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं और ऐप पर अवेलेबल हैं। मैंने शायद वीडियोस में आपको बताया नहीं है। जैसे जैसे यूपीएसआई की ई बुक है, यूपीएसआई मूल विधि की ई बुक ज़रूर लीजिए, क्योंकि मूल विधि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एक स्पेशलाइज्ड तरीके का ई बुक आप एक बार ले करके देखिए। इसके अलावा स्टैटिक जीके की ई बुक है। इसके अलावा ग्रुप डी का एग्ज़ाम का, एनटीपीसी एग्ज़ाम का, रेलवे साइंस का ई बुक, ऐसे बहुत सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो इस सेल का आप फ़ायदा उठाइए, इस दौरान जा करके उसको ले डालिए। ठीक है। एमजेटी ऐप पर ई बुक सेक्शन में जाओगे, आपको ढेरों ई बुक मिलेंगी। वहाँ पर आप जाइए, न्यू ईयर कूपन कोड यूज़ करना और आपको ई बुक्स मिलेंगी। उनको आप परचेज़ कर लेना, अभी बढ़िया मौका है। ठीक है, नहीं तो ऑफर ख़त्म हो जाने के बाद प्राइजेस डबल हो जाएंगे। डीआरडीओ ने हाल ही में किस अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल या कहें क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने अभी प्रलय नाम की क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भाई अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे ना, पिछले दिनों में डीआरडीओ खूब परीक्षण कर रहा है। क्यूबीएम का भी एक परीक्षण किया। कल मैंने आपको पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में बताया था। इससे पहले एक्सरसाइजेस कर रही थी तीनों सेनाएं। तो मतलब आने वाले दिनों में खूब अच्छे तरीके से भारत अपने आप को तैयार कर रहा है। कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि देखो ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, और ट्रेलर में देख लिया गया, चेक कर लिया गया क्या क्या करना है, आगे किस प्रकार से युद्ध हो सकता है। अब उसी हिसाब से तैयारी करके तब इनको पाकिस्तान को सबक सिखाना है। ठीक है। खैर, सतह से सतह पर मार करने वाली ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल एक बल्कि मिसाइल होती है और लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है। लेकिन अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है वो कम, मतलब अपेक्षाकृत कम होगा, लेकिन ये भी ऊपर से जाकर अटैक करेगा। देखो क्रूज मिसाइल होती है जो सीधे से सीधे मार करती है, मतलब ये लाइन ऑफ साइट पर काम करती है।
कि एक जगह से किए अटैक, दूसरी जगह पर जाकर गिरा। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो पहले अंतरिक्ष में जाती है, उसके बाद आकर टारगेट पर गिरती है, और ये इसीलिए बल्कि होती है, ज़्यादा वारहेड ले जा सकती है और काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकती है। इसमें बीच में पहाड़ पड़े, बिल्डिंग पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है उसमें इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। ये सतह से सतह, यानी कि एक सतह से लॉन्च किया जाएगा, दूसरी सतह पर अटैक करने वाला ये मिसाइल होगा। रेंज की बात करें तो 150 से 500 किलोमीटर होगा, इसीलिए इसे कहा जा रहा है ना क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि कम दूरी का ये होगा। और बाकी आप अग्नि सीरीज का देखोगे तो अग्नि मिसाइल आप जानते हो, अग्नि 1 है, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 तो 5500 से लेकर के और बहुत लंबी रेंज तक है। चाइना की अगर बात माने तो चाइना तो कहता है कि अग्नि 5 भारत का ये तो 8000 किलोमीटर रेंज देता है। भारत वाले कहते हैं ऑफिशियल रूप से नहीं, हम 5.5 किलोमीटर ही रेंज है। खैर, रेंज छिपाई भी जाती है। लेकिन ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया। ये 1000 किलोग्राम तक वारहेड ले जा सकती है, मतलब मिसाइल के ऊपर जो नोक पर रखा रहता है वारहेड, जिसको जाकर विस्फोट कराना होता है, वो वारहेड ये ले जा सकती है। क्या ये न्यूक्लियर कैपेबल है? नहीं। प्रलय जो है ये न्यूक्लियर कैपेबल अभी तक इसका पुष्टि नहीं हुआ है। अगर ऑप्शन पर जाएं तो आपको ऑप्शन में अग्नि मिसाइल, निर्भय और शौर्य मिसाइल भी दिख रहा है। तो इन ऑप्शंस में अग्नि मिसाइल जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, मैंने आपको बताया इसकी सीरीज की सभी मिसाइलें। निर्भय मिसाइल ये क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल भी मैंने आपको बताया लाइन ऑफ साइट चलेगी। सौर्य मिसाइल ये हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल टाइप का है, मतलब ये हाइपरसोनिक इसकी स्पीड होगी। अब सोनिक स्पीड क्या होती है, हाइपरसोनिक, मोनोसोनिक, ये सब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लो फटाफट से। देखिए, एक अगर मान लो कोई ध्वनि की रफ्तार से कोई मिसाइल चलती है, तो अगर उसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार के बराबर है तब उसे कहेंगे मोनोसोनिक या सोनिक स्पीड। तो मतलब वो 332 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, ध्वनि की रफ्तार से अगर चल रही है तो। अब अगर वो ध्वनि की रफ्तार की 1 गुना से लेकर के ध्वनि की रफ्तार की 5 गुना के बीच में चल रही है, ठीक है, 1 गुना से 5 गुना के बीच में, तब उसे कहेंगे कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक। और अगर वो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना से ज़्यादा की स्पीड पकड़ लेती है तब उसे कहेंगे ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत में हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक नहीं है, अभी अंडर डेवलपमेंट में है। उनमें हम लोग सौर्य बना रहे हैं एक तो, और दूसरा हम लोग ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं। ध्यान रहे, ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक है, लेकिन ब्रह्मोस 2 जो है अपना वो हाइपरसोनिक है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और सौर्य मिसाइल भी उसी में है। ठीक है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। बलस्य मूलम विज्ञानम ये इसका मोटो है DRDO। अगला, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? तो इसने अभी आप अपना एक शुभंकर लॉन्च किया है, जिसको नाम ही इसने सांख्यिकी दिया है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा सांख्यिकी नाम का शुभंकर लॉन्च किया गया है। कुछ इस प्रकार से है इसका मस्कट। ठीक है, सांख्यिकी मंत्रालय आप जानते हो जो भारत में स्टैटिस्टिक्स की गणना करता है, उसकी देखरेख करता है और इस पर ये काम करता है। भारत में एक विभाग है, एक मंत्रालय भी है पूरा पूरा। भारत में सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं याद होना चाहिए आपको, 29 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसी दिन? क्योंकि इस दिन डॉक्टर PC महानलोबिस जी की जयंती होती है, जो भारत में स्टैटिस्टिक के जनक माने जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक। खैर, 1 जनवरी 2026 को नया लोगो और शुभंकर इसका लॉन्च किया गया। लोगो डाटा फॉर डेवलपमेंट पर जोर देता है। 1999 में इस मंत्रालय की स्थापना हुई थी और वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। कौन? राव इंद्रजीत सिंह इसके मंत्री हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, गोवा सरकार ने क्यूपेम को मुख्यालय बनाकर राज्य का कौन सा जिला बनाने की मंजूरी दी है? तो क्यूपेम जो होगा गोवा का नया जिला बनने जा रहा है। अब आपने अभी तक देखा कि गोवा में केवल 2 ही जिले थे, एक नॉर्थ एक साउथ। तो अब तीसरा जिला बनेगा, तीसरा जिला क्यूपेम को मुख्यालय बना करके बनेगा और इस जिले का नाम क्या होगा? कुसावती। क्या नाम होगा? कुसावती। तो कुसावती जिसका मुख्यालय क्यूपम होगा। और सीटें तो 40 है लेकिन जिले 2 है ये भी इंटरेस्टिंग है ना। वहाँ पर 40 सीटें थी लेकिन 2 ही जिले थे, लेकिन लोकसभा से 2 ही सीट जाती थी और राज्यसभा में 1 ही सीट थी गोवा से। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अब कुसावती एक नया जिला बनने जा रहा है। ये कुसावती नदी के नाम पर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुसावती नदी किस राज्य में पड़ती है, तो गोवा में आप बताइएगा। अभी तक उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा ही था।
तो इसका तालुका जो होगा वो धारबंदोर, केपम, सांगू, कानाकोना ये सब इसमें आएंगे, जो कि दक्षिण गोवा के हिस्सा होते थे, अब एक नया जिले के रूप में हिस्सा होंगे। प्रमोद सावंत यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम है। गवर्नर गजपति राजू जी हैं, अशोक गजपति राजू। ठीक है, तो क्यूपेम बनेगा एक नया जिला। पणजी इसकी राजधानी है। मायम झील है, नेत्रावली है और आरम्बेल स्वीट वाटर लेक है। अंसी और भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंसी नेशनल पार्क ये बॉर्डर पड़ता है, तो कर्नाटक में भी आ जाता है और गोवा में भी आ जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि अंसी नेशनल पार्क हमने तो इस किताब में कर्नाटक में पढ़ा था। तो भाई जंगल है वो, बॉर्डर तो हम लोग ने डिसाइड किया है, जंगल तो पहले से थे, है ना, नेशनल पार्क तो पहले से थे, तो उसका कुछ हिस्सा उसमें भी पड़ता है, यहाँ पर भी पड़ता है। द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मूदनी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं गोवा से। 2 जिले, 40 विधानसभा सीट, मैंने आपको पहले ही बताया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ होंगे, यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे। ये एक एक पद आपको ध्यान से याद रखना है। ये एयर मार्शल 3rd स्टार रैंक के हैं, 3 स्टार रैंक के अधिकारी हैं। ठीक है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, फाइटर पायलट के रूप में भी 4000 प्लस घंटे का उड़ान का भी अनुभव है, तो काफ़ी अनुभवी अब ये हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। वायुसेना के उप प्रमुख होंगे। वायुसेना के प्रमुख कौन है, यानी वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एपी सिंह है, एयर मार्शल एपी सिंह है। ठीक है, नभम स्मृतम दीप्तम ये इसका मोटो है इंडियन एयरफोर्स का। 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। ठीक, तो ये दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी उप प्रमुख होते हैं। प्रमुख मैंने आपको बताया, वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल एपी सिंह, जो 4 स्टार के होते हैं। ठीक है, फिर 3 स्टार आएगा, फिर 2 स्टार आएगा, ऐसे ऐसे। अगला है, हाल ही में गिनी के राष्ट्रपति के चुनाव में किसने जीत हासिल करी, या कहें कि गिनी के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? तो गिनी के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जनरल ममाडी डोम्बया। ये भी आर्मी से रिलेटेड हैं। तो ममाडी डोम्बया ये राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल किए हैं, जो 28 दिसंबर को हुआ था। तो लगभग 86.72% वोट इनको हासिल हुआ है। ठीक है, तो गिनी की अब ये कहने को तो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, लेकिन गिनी वगैरह में, अफ्रीका वगैरह में मतलब सत्ता पलट हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। मैक्सिमम तो ये सैन्य तख्ता पलट होता है, मतलब अगर कोई आर्मी चीफ या आर्मी का ऑफिसर कोई जाकर सत्ता का परिवर्तन करता है तो उसे कहते हैं सैन्य तख्ता पलट। और बाकी अगर कोई भीड़ के द्वारा बांग्लादेश की तरह या बाकी और नेपाल वगैरह या श्रीलंका वगैरह की तरह तख्ता पलट होता है तो वो सामान्य तख्ता पलट कहा जाता है। तो अफ्रीका के बहुत सारे देशों में ना सैन्य तख्ता पलट बहुत देखने को मिलता है। खैर, यहाँ पर पहले तख्ता पलट हुआ था, लेकिन अब इन्होंने बाकायदे चुनाव लड़ा और 86.72% वोट हासिल कर ले गए। लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से यहाँ अपने आप को अभी कह दिए हैं कि भाई अब तो यहाँ लोकतंत्र चलेगा और हम हो गए हैं राष्ट्रपति। ठीक है, कोई हम पर ये नहीं कहेगा कि तानाशाही चल रही है या सैन्य तख्ता पलट हुआ है से या सैन्य शासन चल रहा है। खैर, रिपब्लिक ऑफ गिनी जो है इसकी मुद्रा गिनियन फ्रैंक होती है और इसकी राजधानी कोनाक्री है, कोनाक्री। ठीक है, मैप में अगर आप लोकेशन दिखाऊं आपको तो आप देखिए मैप में ये रहा एशिया, ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका में ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा पश्चिमी एरिया में गिनी, एक छोटा सा देश है। पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके सियरा लियोन है, लाइबेरिया है, आइवरी कोस्ट है, माली है, सेनेगल है और गिनी बिसाऊ है। ओके, अगला देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किए गए फेरबदल में विदेश व्यापार महानिदेशक यानी डीजीएफटी किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्र सरकार ने अभी डीजीएफटी नियुक्त किया है लव अग्रवाल को। ये विदेश व्यापार के महानिदेशक होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होंगे। फॉरेन ट्रेड को लेकर के काफ़ी दिनों में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत चल रही है, जब से खासकर ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़ा है, जब से भारत पर 50% टैरिफ लगा है, तो कुछ अच्छा ऐसा ढंग का नेगोशिएटर मिल नहीं पा रहा है जो अमेरिका को भी थोड़ा सा पटरी पर लाए। हालांकि भारत ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा नहीं है अभी तक जो थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक अमेरिका को रोके रखा। अमेरिका को मतलब ऐसा मजबूर कर दिया गया कि इंडिया देखो झुकेगा नहीं, तुम्हारे ऐसे टैरिफ लगाने से या डर दिखाने से हम लोग ऐसा नहीं होंगे कि सरेंडर कर देंगे पूरी तरीके से। जापान में जैसे हुआ, जापान में क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हो गया इसी चक्कर में। कनाडा में भी यही हुआ, जस्टिन ट्रूडो को खा गए, है ना। तो ये दबाव वाली राजनीति यहाँ पर इंडिया पर नहीं काम करेगी, ये उनको अच्छे से दिखा दिया गया है।
और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया कि देखो तुम यहाँ से मार्केट से अपना इंडिया को परेशान करने के लिए 50% टैरिफ लगाए, हमने यूके से, ओमान से, न्यूजीलैंड से एफटीए साइन कर लिया। इसके अलावा और भी देशों से एफटीए साइन करने पर लगे हुए हैं कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके बाकी मार्केट तलाश कर रहे हैं, अब तुम पर डिपेंड ही नहीं रहेंगे उतना, जाओ तुम लगा लो टैरिफ। खैर, लव अग्रवाल जो हैं ये अब महानिदेशक होंगे विदेश व्यापार के। इसके अलावा रविंद्र कुमार अग्रवाल ये भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के प्रमुख बनेंगे। और भी कई नियुक्तियां हुई हैं, लगभग 25 सिविल सेवकों की नई नियुक्तियां हुई हैं। इसमें श्रीकांत नागुपल्ली ये पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में होंगे, निधि पांडे परमाणु ऊर्जा विभाग में, सुचिंद्र मिश्रा वाणिज्य विभाग में। ये सब समय समय का मतलब रूटीन प्रोसेस है, चेंजेस किए जाते रहते हैं। अगला, बर्कशायर हैथवे, इसके सीईओ पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दे दिया? तो भाई बर्कशायर हैथवे से इस्तीफा दे दिया है वारेन बफेट ने। वारेन बफेट दुनिया के सबसे जाने माने, सबसे प्रसिद्ध इन्वेस्टर रहे वारेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से अब इस्तीफा दे दिया है। मतलब इनकी एज लगभग 90 से तो ऊपर ही चल रही होगी। ये दुनिया में एक पूरा पूरा मतलब शेयर मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में कैसा क्या होता है उसमें एक नया ही अपना एग्जाम्पल सेट कर दिए थे। वहाँ के शेयर मार्केट के एरिया में समझो ये भगवान माने जाते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में। इनकी किताबें आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। इनके कोट्स, इनके कहे गए वचन, इनके क्या मॉड्यूल हैं, इनके जो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, ये एक स्टैंडर्ड बन गए हैं। वारेन बफेट के जो लोग ये इकोनॉमी वगैरह पर देखते हैं वो सब इनको जरूर जानते होंगे। एक टाइम पर ये दूसरे तीसरे नंबर पर भी आए हुए थे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में, काफ़ी सालों तक भी रहे, लेकिन ये समझो कि हमेशा टॉप 10 में तो रहते ही रहते थे। तो वारेन बफेट अब फिलहाल सीईओ पद छोड़ेंगे और इसका वजह उम्र है। ये 90-95 साल के शायद हो ही गए हैं। आप समझिए कि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सब में इनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रहता ही रहता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े शेयर मार्केट के ट्रेडर तो ये देखते हैं कि वारेन बफेट ने अगर इस कंपनी में लगा दिया है पैसा तो मतलब अब हम इसमें लगा सकते हैं, ये सिक्योर है, ये सेफ है। आप समझ लीजिए इनके कितने क्या वो है। 1965 में वारेन बफेट कंपनी का नियंत्रण संभाला था और आज बर्कशायर हैथवे का जो वैल्यूएशन है वो $1 ट्रिलियन से अधिक है। अब आप समझ सकते हो $1 ट्रिलियन कंपनी है ये इनके पास एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, पेटीएम, इन सब के शेयर हैं। तो फिलहाल अब नए सीईओ होंगे ग्रेग एबल। ग्रेग एबल का नाम याद रखना, 1 जनवरी 2026 से ये नए सीईओ होंगे बर्कशायर हैथवे के। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने के लिए, तो दिल्ली सरकार का एआई से रिलेटेड शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च किया गया है। इसके लिए इसने आईआईटी दिल्ली से नहीं, आईआईटी कानपुर से साझेदारी की है। दिल्ली गवर्नमेंट की आईआईटी कानपुर से अच्छी बन रही है। खैर, आईआईटी कानपुर क्या करेगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शिकायत निवारण प्रणाली ये विकसित करेगा और लोग जब कोई शिकायत करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको कैटेगराइज कर देगा कि ये शिकायत किससे रिलेटेड है, कि एक्यूआई पर कोई पूछ रहा है, कि एआईक्यू पर कोई पूछ रहा है, कि आईक्यू क्या होता है इसके बारे में कुछ पूछ रहा है कोई। तो ये सब उनको कैटेगराइज करके बता दिया करेगा रेखा गुप्ता को कि ये एक्यूआई की नहीं, एआईक्यू के बारे में पूछ रहा है, आईक्यू के बारे में पूछ रहा है। बात समझ में आ रही होगी आपको। खैर, ये कैटेगराइज करके फिर शिकायत को निवारण दस्ते के पास भेज दी जाएगी, तो वहाँ से शिकायतों का निपटारा होगा दिल्ली सरकार के द्वारा। अब कितना होगा ये तो देखना ही होगा। तो डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। अब भारत में आईआईटी की बात आई है तो आईआईटीज के बारे में आज जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत की सर्वोच्च तकनीकी संस्थान मानी जाती है। भारत में वर्तमान में 23 आईआईटीज हैं। 2024-25 तक की बात करें तो 23 आईआईटीज में, अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू आपने जरूर सुना होगा, बनारस वाला। तो 2 आईआईटी तो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा देश भर में इसे टोटल मिलाकर 23 है। पहला आईआईटी पूछा जाएगा तो आईआईटी खड़गपुर था, भारत का पहला आईआईटी 1951 में स्थापित हुआ। इसके अलावा आईआईटी एक्ट आया था 1961 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961, शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये भी आता है, लेकिन इसे स्वायत्त संस्थान का दर्जा दिया गया है, ये बात याद रखना। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। रात को 9 बजे 9 PM पर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो और इसकी क्विज आपको एमजेटी ऐप पर दी जाती है, तो क्विज आप जाकर के डाउनलोड कर लेना, क्विज सॉल्व कर लेना।
और हाँ, ये नया चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर अब करंट अफेयर आ रही है और बहुत ही जल्द आपको आज ही जो है मंथली करंट अफेयर वगैरह भी आज मिलना शुरू हो जाएगी आज से। तो आप मंथली करंट अफेयर भी देख सकते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, स्वीडिश अकादमी की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वीडिश अकादमी 1786 में किंग गुस्ताव द्वारा की गई थी। मोनाजाइट रेत में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। आज आपको क्या बताना है? विश्वनाथ आनंद जो है, इनके बाद विश्व रैपिड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष कौन बने हैं? इसके अलावा पिनाका किस प्रकार का सिस्टम है? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से ज़रूर आंसर करना। इसके अलावा आप हमारा संकल्प बैच और जी सफलता बैच भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।